नमस्कार, R9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। आज आमना सामना कार्यक्रम में हम समाज के उस मुद्दे पर बात करेंगे जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि देश के बच्चों से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 21 के तहत देश के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और जो समाज सेवी हैं वो लगातार इस पर आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता और वरिष्ठ समाज सेवी आशु चौधरी जी। आशु जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2009 में यह अधिनियम संसद से पास हुआ, 2010 अप्रैल में यह लागू हुआ। लेकिन क्या वास्तविकता है इसकी? क्या स्कूल बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन देते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संसद ने, जो हमारी संसद है, उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जो आरटीई जो एक्ट है, इसको पारित किया गया। आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत कमज़ोर और गरीब बच्चों के एडमिशन निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण दिया गया। आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका हम पूरे भारतवासी जो है बहुत दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, जो ये बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, इनके लिए स्थायी समिति बनाई गई जो ऐसे बच्चों का चयन करेंगे। विशेष रूप से आपने देखा होगा कि जो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं या कम उम्र में गरीबी के कारण या किसी मजबूरी के कारण मजदूरी करते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना था। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज ये जो समितियां हैं ये वास्तविकता में कार्य करती हैं? आपको बता दें कि जो ये आरटीई है, इसका कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं है। इसकी हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़ी ज़ोर से उठाया है। हमने पूरे 75 ज़िले के जिलाधिकारी को आरटीई के तहत, मतलब जन सूचना के तहत 8 बिंदुओं पर हमने मांगा है और सबको प्रत्यावेदन भी भेज दिया है। क्या है कि सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन जो लिस्ट स्कूलों द्वारा दी जाती है वो फर्जी लिस्ट होती है। इसमें एडमिशन गरीबों के नहीं हो रहे। सरकार के पैसों से गरीबों को पढ़ाने की बात उस संसद भवन में पास हुई थी, लेकिन उस संसद भवन के द्वारा पास किए गए इस आरटीई एक्ट को ज़मीन स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है ये। इसमें गरीबों की पढ़ाई नहीं हो रही। इसमें चंद जो है, इसके जो शिक्षा माफिया हैं और बड़े बड़े जो निजी विद्यालय के मालिक हैं, इनके द्वारा वहाँ के टीचर के बच्चों को, प्रिंसिपल के रिश्तेदार, प्रबंधक के रिश्तेदारों के बच्चों के नाम डालकर फर्जी लिस्ट दी जाती है। तो कहीं कहीं तो स्कूलों में यहाँ तक जानकारी मिली है कि सरकार से भी पैसा ले रहे हैं, अभिभावक से भी पैसा ले रहे हैं। अधिनियम तो ये भी कहता है कि फर्स्ट क्लास में 25% जो बच्चे होंगे वो गरीब तबके के होंगे या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो होंगे। लेकिन शिक्षा माफिया की आपने बात करी। आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। बिजनेसमैनों के स्कूल हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो हमारे स्कूल का माहौल ख़राब होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं, शिक्षा एक सेवा भाव है, लेकिन आज इसको व्यवसायीकरण बना दिया गया। आप देख रहे हैं कि पहले जो बुक्स हम लोग पढ़ते थे, हमारे छोटे भाई भी पढ़ते थे, हमारे चचा भी पढ़ते थे, हमारे पिताजी ने भी वही बुक पढ़ी हैं। लेकिन आज प्रतिवर्ष सिलेबस चेंज किया जा रहा है, प्रतिवर्ष, और उनकी निर्धारित दुकानें हैं जहाँ से आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, जहाँ से स्टेशनरी मिलेगी। तो ये व्यवसायीकरण है। लेकिन जो जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं वो राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन संसद भवन में इसलिए पास कराया गया था ताकि हमारे देश के गरीब कमज़ोर आय वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में, वो विद्यालय किसी का हो, उस निजी विद्यालयों में 25% बच्चे फ्री में पढ़ सकें। उनका पैसा सरकार देती है। उनके लिए जो स्टेशनरी का पैसा है प्रतिवर्ष सरकार देती है। ये सरकार ने अपने देश के गरीब आम नागरिक, मजलूम
जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए शिक्षा फ्री कर रखी है। ये इस नियम के तहत उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है, बड़े बड़े विद्यालय जो स्टेटस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का माहौल ख़राब हो जाएगा। आपको बता दें, आपके राजधानी में कई ऐसे स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं आरटीई के तहत, लेकिन उनकी क्लासें अलग हैं, उनके लिए टीचर अलग हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग है। अरे ये शिक्षा में कैसा भेदभाव है भाई? सरकार इस पर तत्काल एक्शन ले, ऐसे विद्यालयों की मान्यता तत्काल में रद्द करे। इस एक्ट में एक प्राविधान है कि अगर आरटीई के तहत 25% एडमिशन नहीं लिए गए विद्यालय द्वारा तो उस स्कूल की मान्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2010 से लेकर 2023 आज 13 साल हो गए, पूरे प्रदेश में किसी एक विद्यालय की मान्यता रद्द नहीं हुई। सरकार का आंकड़ा कहता है कि 42,000 स्कूल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, और मैं आपसे बता दूं कि 42,000 के दोगुना स्कूल फर्जी चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। ये आंकड़ा कौन देगा? ये स्कूल कैसे चल रहे हैं? ये स्कूल चल रहे हैं शिक्षा माफिया और शिक्षा के बैठे जनपदों में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं। तो पहले तो इनके स्कूलों में तालाबंद किया जाए, फिर उन स्कूलों की तरफ देखा जाए जिन स्कूलों द्वारा आरटीई के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। हमने जो वो आरटीई के तहत मांगा है इनसे, वो मांगा है कि आप ब्लैक बोर्ड के बाहर 25% बच्चों के जो एडमिशन किए गए हैं उनके नाम, उनके अभिभावक के नाम, उनके मोबाइल नंबर आप एक लिस्ट बनाकर दीजिए, ताकि इसमें सफाई से काम हो सके, मतलब स्पष्ट रहे कि ये गरीब है कि अमीर है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी कई ब्रांच होती हैं, हालांकि सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि 55 और 45 का रेशियो है, यानी कि बच्चे की पढ़ाई पर जो खर्च आ रहा है 55% केंद्र सरकार देगी और 45% राज्य सरकार उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। लेकिन अमूमन देखा यही गया है, जैसा कि आपने बताया, कि इन बच्चों की क्लासें अलग होती हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है, और सीधे तौर पर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से अलग रख करके अगर स्कूल आरटीई का पालन कर भी रहे हैं तो उनको शिक्षा की मुख्य धारा से अलग रख करके उनको शिक्षा दी जा रही है। ये कितना सही है, और आप जैसे समाज सेवी अब इस पर क्या कदम उठाएंगे? चूँकि देखिए हमारे देश में ऐसी शिक्षा, आप शुरू में देख लीजिए, जब आश्रम में पढ़ाई होती थी तो चाहे वो किसी का बेटा हो उसी आश्रम में रहता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था, वहीं पहनता था, जो स्कूल के नियम होते थे, वो चाहे गुरुकुल हो, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट रहे हैं पूर्व में, जिसमें आप देख लीजिए अमीर गरीब का कोई फासला नहीं। यूनिफॉर्म का प्राइवेट स्कूलों में मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि गरीब का बच्चा भी वही ड्रेस पहनेगा, अमीर का बच्चा वही ड्रेस पहनेगा। लेकिन आरटीई के तहत पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, आश्चर्य होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी आरटीई के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन ना लेना पड़े स्कूल वालों को, निजी विद्यालय के मालिकों को। वो अपने आप को सरकारी पोर्टल पर बंद दिखा रहे हैं और वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं स्कूल? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस दिन इस स्कूल के जो आरटीई के तहत लिस्टों की पूरी जाँच हो जाएगी, हमें नहीं लगता प्रदेश में कोई प्राइवेट स्कूल खुला मिलेगा, सबकी मान्यताएं रद्द होंगी। इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पैसा जो सरकार स्कूलों को दे रही है वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, आम पब्लिक का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। हमारे पैसे से हमारे समाज के गरीब तबके, कमज़ोर, आर्थिक कमज़ोर के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षित होंगे। मैं आपको बता दूं, शिक्षा वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा, आज उसी संविधान से हमारा लोकतंत्र, जो हमारा देश है, संविधान से चल रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। देखिए, एक बात सच है, जब आपको अपनी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं बात नहीं कर सकते हो। और शिक्षा हमें हर समाज में सम्मान दिलाने का काम करती है। शिक्षा इतनी ज़रूरी है। बेटा जब अस्पताल में कहीं पैदा होता है, अस्पताल में हो या घर में हो, लेकिन वो सबसे पहले स्कूल जाता है। तो आज हमारे जीवन में शिक्षा इतनी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा में गरीबों के हक पर डकैती डाली जा रही है। आप सोचिए कितनी निंदनीय बात है। सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया भी है। योगी जी ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि जो फर्जी विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। 268 करोड़ रुपए आरटीई के तहत
राइट टू एजुकेशन के लिए योगी जी ने बजट आवंटित किया है, लेकिन 268 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है निजी विद्यालयों को। क्योंकि सरकार जब ये एक्ट बना था तो इस संसद भवन में पास होने के समय एक बात रखी गई कि आरटीई के तहत स्कूल अगर एडमिशन लेंगे तो वो 25% एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन 75% जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीस देकर, उनके अभिभावक के ऊपर ये लोग फीस बढ़ाकर बोझ न बन जाएं। इसलिए फैसला हुआ कि इस 25 का पैसा सरकार देगी। आप जान लीजिए ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पैसा भी दिया जा रहा है, स्टेशनरी का पैसा भी दिया जा रहा है। स्कूल और स्कूल के माफिया सब मिलकर खाते हैं और फर्जी लिस्ट सरकार को दी जा रही है। ये है हकीकत। आशु जी, शिक्षा माफियाओं ने राइट टू एजुकेशन को एक तरीके से व्यवसाय बना लिया है। एक तरफ जो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आप लिस्ट की मांग कर रहे हैं, लिस्ट जो स्कूलों के द्वारा दी गई है वो फर्जी है, और अगर वो लिस्ट फर्जी है तो जाहिर तौर पे जो उसका अनुदान आ रहा होगा वो स्कूलों की जेब में जा रहा है। दूसरी ओर उन्हीं सीटों पर बच्चों का एडमिशन करके उनके अभिभावक से प्राइवेट फीस भी वसूल रहे हैं। तो क्या इस राइट टू एजुकेशन का पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है? ये राइट टू एजुकेशन का दुरुपयोग हो रहा है। और आप देखिए जो शिक्षा कहते हैं प्रतिवर्ष ये जो है सिलेबस को चेंज कर देते हैं, तो ये क्या है? ये व्यवसायीकरण है। प्रतिवर्ष ये फीस बढ़ोतरी कर देते हैं। इससे आम जनता कितनी परेशान है। अब आप सोचिए, वो चाहे इस राजधानी का बड़े से बड़ा स्कूल हो, इस प्रदेश के अंदर चाहे जितना बड़ा निजी विद्यालय हो, लेकिन सरकार द्वारा जो आरटीई के तहत पैसा दिया जाता है प्रति बच्चे के 450 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। 5,000 रुपये प्रति वर्ष आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी का पैसा आता है। तो सरकार द्वारा 450 रुपये हमें प्रति बच्चे को दिया जा रहा है, और वही स्कूलों में जो अन्य अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे 4,000 5,000 इस तरह से फीस ली जा रही। तो ये फीस का जो अपने आप का बढ़ाने का ये जो सिस्टम है, इसको भी ठीक किया जाए। और स्टेशनरी या ड्रेस के लिए जो दुकानें निर्धारित हैं कि नहीं वहीं से लोगे, आप किताबें भी वहीं से लोगे, आप जो है ड्रेस भी वहीं से लोगे, इस प्रतिबंध को हटाया जाए। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये व्यवसायीकरण है, क्योंकि सबका कमीशन है इसमें। मैं आपको बता दूं, हम इस पर काम कर रहे हैं और मैंने कई जो है जागरूकता के लिए रैली निकाली है। मेरा कार्यक्रम लगातार इस पर चल रहा है, क्योंकि मुझको मालूम है एक शिक्षित समाज देश को आगे बढ़ा सकता है। और आप देखिए विदेशों में आज वहाँ पर क्या सिस्टम है। तो एक शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए इस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। और इस पर हमने जो आपको बताया मैंने कि आरटीआई के तहत हमने 8 बिंदुओं पर मांगा है। हमने ज्ञापन, प्रत्यावेदन सब कुछ पूरे 75 जिले के जिलाधिकारियों को दे दिया है। और मैं उच्च न्यायालय जाकर जन सुनवाई PIL के तहत इस पर जो है जाऊंगा और अपने बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है आज इस एक्ट को आम नागरिक की जानकारी में नहीं है, तो जागरूकता अभियान के तहत हर BSA का कर्तव्य है कि जनपद के जितने भी BSA हैं, ABSA हैं, तहसील ब्लॉक स्तर पे इस योजना का प्रचार प्रसार करें, जिसका पैसा सरकार देती है। BSA ABSA की बात आपने करी आशु चौधरी जी। RTE एक्ट कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकता। जिनको इस एक्ट की जानकारी है वो आवेदन लेकर के BSA के पास जाते हैं तो उनका सीधा सा जवाब मिलता है कि स्कूलों की ज़्यादातर सीटें भरी हुई, जैसा कि आपने बताया कि आप लिस्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आशु चौधरी जैसे नेताओं को सामने आना पड़ता है, अधिकारियों से वाद संवाद करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रशासनिक अमला अगर इस पर सही से काम करे, BSA और ABSA अगर इसको सीरियस लें, तो शायद देश का हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। देखिए BSA एक जिले का जो है अधिकारी होता है शिक्षा विभाग का, और BSA के अंदर सारे ABSA आते हैं। और ये लोग इनके अंतर्गत तहसील का जैसे ABSA होता है वो तहसील स्तर पे बैठता है। अगर ABSA चाहे तो तहसील के अंदर जितने भी निजी विद्यालय हैं उनके अंतर्गत जो RTE के एडमिशन होते हैं उस पर वो जो भी फॉर्म आए। देखिए इसमें एक चीज़ और है, अभी जैसे इसको कुछ दिन पहले ऑनलाइन कर दिया गया था, लेकिन RTE एक ऐसी संस्था है जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा गया है कि आप स्कूल पे, चूँकि इस पर जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं वो आज भी अशिक्षित हैं, तो ऑनलाइन से एडमिशन ना करा पाएँ तो ऑफलाइन का भी एक रास्ता है कि ऑफलाइन भी जाइए, आप एडमिशन कराइए। लेकिन जब ये लोग स्कूल जाते हैं
तो उनको उनको जो है वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, अभी डेट नहीं आई है, बहाने बना कर उनको हटा देते हैं। क्योंकि हर प्राइवेट विद्यालय आरटीई के तहत एडमिशन लेने से बचता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकार ने इसको अनिवार्य कर रखा है तो फिर स्कूल मनमानी क्यों करते हैं? अभिभावकों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये हमारा देश जो है, ये इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विभाग है जिनमें सेवा भाव होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर अगर सवाल करें और सवाल अगर थोड़ा सा राजनीतिक हो, तो पार्टियां, चाहे जिस प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार है, अपनी जो भी स्कीम होती हैं उनका लंबे स्तर पर प्रचार प्रसार करती हैं। अखबारों में भी विज्ञापन आते हैं, टीवी चैनल्स पे भी विज्ञापन आते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन को लेकर के देखा गया है कि जो नेता हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। 2010 में ये कानून पास होता है, और जैसा कि आपने भी बताया और लोग जानते हैं कि आज के समय में भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को एडमिशन देने से कतराते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई जाती और ना ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आरटीई के दायरे में ही नहीं आते हैं, कुछ अपने आप को अल्पसंख्यक कॉलेज बताते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अल्पसंख्यक, आपको बता दें, संसद जब ये एक्ट पास हुआ तो एक्ट में इसमें पहली चीज़ तो किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं की गई। इसमें कमज़ोर आय वर्ग, वो चाहे जिस जाति का हो चाहे जिस धर्म का हो, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति, वो चाहे जिस जाति का हो धर्म का हो, उसको आरटीई के तहत एडमिशन मिलेगा, निजी विद्यालयों में एडमिशन मिलेगा। उससे किसी मजहब से मामला नहीं, ये मदरसे से वो नहीं मतलब है कि इसमें हिंदू आएगा, मुस्लिम आएगा, या सिख आएंगे या बौद्ध आएंगे। कोई बच्चा हो आरटी के तहत किसी भी निजी विद्यालय में पढ़ सकता, बस वो मतलब कमज़ोर आय वर्ग का हो, गरीब हो, बस अमीर ना हो। देखिए, सीधे तौर पर देखा गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्कूल्स हैं उनको भी ये ऑर्डर है, आरटीई के तहत उनको बच्चों को एडमिशन देना होगा, जो ड्रेस होगी, जो फीस होगी, वो भी उनको बच्चों को फ्री देनी होगी, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, जितनी भी उसकी कॉस्ट आ रही है, उसका 55% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो 45% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन कई बड़े स्कूल हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, जो ऐसे बच्चों को जिनको शिक्षा की ज़रूरत है आरटीई के तहत एडमिशन देने से कतराते हैं। सवाल सीधा सा होता है कि हमारा स्कूल है, हमारी एक अपनी प्रेस्टीज है, अगर बच्चे एडमिशन लेंगे तो हमारे स्कूल का माहौल ख़राब होगा। और जैसा कि आपने बताया, अगर एडमिशन दे भी दिया तो भेदभाव की नीति अपनाते हैं, उनकी जो क्लासेस होती हैं वो स्कूल समाप्त होने के बाद चलाते हैं, उनकी ड्रेस चेंज कर देते हैं। अब इस पर आशु चौधरी जी क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बोर्ड कोई भी हो और कॉलेज कोई भी हो, वो सारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। वो चाहे जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, वो सरकार के मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड स्कूल हैं, तो उनको आरटी के तहत एडमिशन लेना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भेदभाव करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का माहौल ख़राब हो जाएगा। कई स्कूलों में तो ऐसा होता है कि जब गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो उनके पेरेंट्स के भी जो है इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इंटरव्यू के तहत ये कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स अनपढ़ हैं, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और आपको बता दें, आपके इसी राजधानी में कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एक स्कूल का है, ब्रांचें 4-4 चल रही हैं। ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? स्कूल और जो ऐसी संस्था है जहाँ पर लोग, कोई भी अभिभावक जाता है तो टीचर, जो कि गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है हमारे देश में। हम लोग मानते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो फाएँ, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो ये गुरु को माना गया है। तो जब अभिभावक एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, उनको ये एहसास कराया जाता है कि आप गरीब हो, आपको हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। इस तरह से बात करते हैं टीचर लोग, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं। बड़े बड़े स्कूलों की मैं आपको बता दें, इसी राजधानी में शिक्षा आरटीई के तहत, जिसको भारत सरकार की संसद ने पास किया है, ऐसे एक्ट को यहाँ के विद्यालय, यहाँ के और
आप अभी एक सवाल किए थे कि इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, मैं आपको उस पर भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अधिकतर स्कूल यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं जो सरकार को मोटा चंदा देते हैं, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। और इसलिए आरटीई को अनिवार्य तो किया गया है पेपरों पर, लेकिन स्कूलों के ऊपर सख्त नियम नहीं बनाए गए हैं कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो स्कूल की मान्यता रद्द होगी, जबकि है इस प्रावधान में, लेकिन आज भी एक स्कूल की मान्यता नहीं रद्द की गई। देखिए, जब तक इस पर सख्ती से कानून नहीं बनाया जाएगा, सख्ती से नियम नहीं बनाए जाएंगे, ये मानने वाले नहीं हैं। आशु चौधरी जी, आप एक किसान नेता हैं, लेकिन समाज से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। ऐसे में जब वर्तमान समय में शिक्षा का या तो व्यवसायीकरण हो गया है या राजनीतिकरण हो गया है, जैसा कि आपने बताया भी और लोग जानते भी हैं कि ज़्यादातर जो स्कूलों के संस्थापक हैं वो राजनेता हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि आरटीई के तहत किसी गरीब का बच्चा उनके विद्यालय में पढ़े। अब आशु चौधरी अकेले इस आवाज़ को उठा रहे हैं। क्या करेंगे आशु जी? कैसे आपकी आवाज़ संसद तक पहुंचेगी, कैसी आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, और कैसे आप आरटीई के तहत प्रदेश के बच्चों को हक दिलाएंगे? देखिए, हम अपने देश में, हमारा देश जो है 4 स्तंभों पर है, उसमें एक न्यायपालिका है। आज हम आपके चैनल में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप भी हमारे एक स्तंभ हैं और एक स्तंभ न्यायपालिका है। तो आपके माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। न्यायपालिका तक जाएंगे, हम प्रदेश के हर उस गरीब बच्चे को आरटीई के तहत, चाहे वो जितना बड़ा विद्यालय हो, एडमिशन कराएंगे, और बच्चों को वो जो भेदभाव की भावना है, अगर भेदभाव की भावना करेंगे तो स्कूल में ताला बंद कराने का काम करेंगे। ये निर्णय हमारे इस देश की सर्वोच्च न्यायालय में होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चूँकि हमारा देश, आज भी हमारे गाँव में झगड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो है न्यायालय जाएंगे, न्याय मिलेगा। तो हमारा ये प्रदेश नहीं, पूरे देश के गरीब बच्चों का ये मुद्दा है। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा हर घर का मुद्दा है। और एक बात बता दें, ये 25% गरीब बच्चों का मुद्दा नहीं है, देश की 125 करोड़ आबादी का मुद्दा है। क्योंकि 25% बच्चे जिनके लिए शिक्षा मिलती, जो गरीब लोग हैं, अगर वही बच्चे पढ़ेंगे तो कल हमारे देश से अपराध खत्म होगा। कल हमारे देश में जो आज तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं वो अशिक्षा की वजह से हो रहे हैं। लेकिन हमारा समाज का आखिरी पावदान अगर शिक्षित होगा तो हमारा ऊपर जो हमारे देश का जो तिरंगा है उसका गौरव और बढ़ेगा। यही हमारे देश की जो आखिरी कड़ी है, जिसके लिए उस संसद में वो बिल पास हुआ था कि 25% आरक्षण आपको मिलेगा निजी विद्यालयों में। आप सोचिए क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे देश शिक्षा एक समान है। हमारे देश का हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, रिक्शे वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, वो चाहे मजदूरी करता हो, वो चाहे जो काम करता हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन आर्थिक अभाव में वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस संसद भवन में प्रणाम करता हूँ कि उस संसद भवन में इस बिल को पास किया गया कि रिक्शे वाला का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद का बेटा भी उस स्कूल में पढ़ेगा। इस भावना से उस एक्ट को पास किया गया था। और ये हमारा नहीं, मैं आह्वान करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को, सभी भारतीय नागरिकों को कि इस एक्ट की जागरूक करें, अपने समाज के गरीब बच्चों के अपने आसपास के निजी विद्यालयों में एडमिशन कराएं। और शिक्षित समाज ही एक अच्छे देश का भविष्य निर्धारित करेगा। एक कहावत है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखा आपने, आशु चौधरी जैसे किसान नेता और वरिष्ठ समाज सेवी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको अधिकार दिया जाए शिक्षा ग्रहण करने का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसे पूरा किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और लगभग 28 से 30 जिले के जिला अधिकारियों को इन्होंने आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है, सूचना मांगी है 75 जिलों के जो डीएम हैं उनसे कि आखिर जो आपके ज़िले में विद्यालय हैं वो आरटीई के तहत किन किन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसकी वास्तविक लिस्ट सामने लाइए। और अगर इस पर काम नहीं कर रहे हैं स्कूल तो उनको बंद करिए, क्योंकि शिक्षा पाना
पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और जिस तरीके से ये कानून 2010 में अप्रैल में संसद भवन से पास हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वर्तमान समय में शिक्षा का जो राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण हो गया है, उसके चलते इस कानून के तहत बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब आशु चौधरी जैसे समाज सेवी ने ठाना है कि अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आशु चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर समय देने के लिए। देखते रहिए R9 न्यूज़।